हेलो दोस्तों। आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में समझेंगे कि इसके फीचर्स क्या थे, ये क्यों आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था वो 1919 में आया था और इससे जो फोर्स में लाया गया वो 1921 में लाया गया। इसे मोंटेगू कैल्मसफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है, जिसमें मोंटेगू जो थे वो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जबकि कैल्मसफोर्ड जो थे वो वाइसरॉय थे उस टाइम के। इस टाइम तक क्या था कि ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि अगर हम इंडियंस को गवर्नमेंट में नहीं लाएंगे तो हमारी जो सत्ता है, हमारा जो रूल है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने और इंडियंस को गवर्नमेंट में लेके आए और इसीलिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया। अब आइए देखते हैं इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे। तो जो इसमें पहला जो चीज़ था, तो इन्होंने स्टेट को ऑटोनॉमी देने की बात कही। स्टेट को ऑटोनॉमी देने की बात, उस समय जो स्टेट था उसे ब्रिटिश प्रोविंस कहा जाता था। तो स्टेट को ऑटोनॉमी देने का मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि हम क्या करेंगे कि कुछ लिस्ट बनाएंगे कुछ जिसमें एक लिस्ट तो होगी सेंटर के लिए और दूसरी लिस्ट होगी स्टेट के लिए या प्रोविंस के लिए। तो जो लिस्ट सेंटर के लिए होगी उस पर केवल सेंटर ही कानून बना सकता है, बल्कि जो लिस्ट स्टेट के लिए होगी उसमें केवल स्टेट ही कानून बना सकता है। तो इससे क्या था कि इससे स्टेट को और ऑटोनॉमी या और इंडिपेंडेंस दी गई। इसके दूसरे प्रोविज़न में डायरकी की बात कही गई है कि इसमें क्या था कि डायरकी होता क्या है। तो डायरकी होता है डबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसका मतलब यह होता है कि किसी स्टेट को जो है वो गवर्नर चला रहा है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होंगे वो गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू डील करेगा या उस पर कानून बनाएगा, जबकि जो कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं या कम इम्पोर्टेंट विषय हैं उस पर कानून तो गवर्नर ही बनाएगा, लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू बनाएगा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उस टाइम की उसके थ्रू बनाएगा। तो इन्होंने क्या करा कि डायरकी का एक एक्सपेरिमेंट करा और डायरकी को स्टेट लेवल पे लेके आए। हालांकि इनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, लेकिन ये फिर भी लेके आए थे। इसमें जो तीसरा प्रोविज़न है वो बाईकैमरलिज्म से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करा गया, पहली बार देश में बाईकैमरलिज्म लेके आया गया। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है डबल हाउस या एक अपर हाउस या लोअर हाउस। जैसे अपना पार्लियामेंट है तो ये बाईकैमरलिज्म है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट में एक अपर हाउस है जिसे राज्यसभा कहते हैं और एक लोअर हाउस है जिसे लोकसभा कहते हैं। तो उस समय ये बाईकैमरलिज्म का फीचर सेंटर लेवल पे लेके आया गया और इसमें डायरेक्ट इलेक्शन का भी प्रोविज़न करा गया। तो डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये था कि जो भी लोअर हाउस है और अपर हाउस है इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं, जो अधिकतर जो लोग आएंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे। जो इसका चौथा प्रोविज़न था उसमें क्या कहा गया, तो उसमें कहा गया कि जो वाइसरॉय था जो उस समय पे रूल करता था इंडिया को, तो उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसके थ्रू वो रूल करता था। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर्स होते थे उसमें जो 3 मेंबर्स होंगे वो इंडियंस लिए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि इसमें इंडियंस को ज़्यादा लाने की बात करी गई थी। तो इसीलिए हमने देखा कि इसमें जो 6 मेंबर्स थे उसमें से 3 मेंबर्स इंडियन को रखने की बात करी गई और जो कमांडर इन चीफ की पोस्ट थी उस पर इंडियन नहीं रह सकता था। इसका जो पांचवा प्रोविज़न था इसमें क्या करा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविज़न था उसे बढ़ा दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि कोई मुस्लिम लीडर है तो केवल उसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही वोट कर सकते हैं, ना कोई हिंदू ना कोई सिख उसे वोट कर सकता है। बेसिकली ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था ये इंडिया को डिवाइड करने के लिए लाया गया था कि ताकि ये यूनाइट ना हो पाए, ताकि ये एक ना हो पाए। तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न लाया गया और किस किस के लिए लाया गया? सिखों के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए। इसके बाद से इसमें अगला प्रोविज़न था वो था वोटिंग से रिलेटेड। तो इसमें क्या करा गया, जो फ्रेंचाइज थी, फ्रेंचाइज मतलब होता है कि वोटिंग राइट्स या कितने लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो ये लिमिटेड रखा गया कि इसमें बस कुछ ही लोग वोट कर सकते हैं। और ये कुछ लोग कौन कौन है? एक तो जिनके पास प्रॉपर्टी है वो वोट कर सकता है,
जिनके पास जो टैक्स पे करते हैं वो कर सकते हैं, और जो एजुकेटेड हैं वो कर सकते हैं। जबकि इस समय जिसकी भी एज 18 से ऊपर हो वो वोट कर सकता है। इसमें एक नया प्रोविज़न जो लाया गया वो था हाई कमिश्नर का। एक पोस्ट लाई गई हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो कि ब्रिटेन में था। और इसका काम क्या था, इसे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब तक जो कुछ काम कर रहे थे उसमें से कुछ काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से लेके ये हाई कमिश्नर को दे दिया गया। इसमें जो अगला प्रोविज़न था वो था पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों लाया गया, तो इसमें यह था कि जो सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट होना था, तो सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट के लिए, उनकी भर्तियों के लिए ये इंस्टीट्यूशन पब्लिक सर्विस कमीशन लेके आया गया। अब इसमें जो अगला था वो था बजट से रिलेटेड। तो इसमें यह कहा गया कि जो प्रोविंस हैं वो अपना, प्रोविंस को राइट दिया गया कि अपना बजट खुद बनाने का। क्योंकि अब तक क्या था, अब तक जो सेंटर था वो अपना सेंट्रल लेवल पे भी बजट बनाता था और प्रोविंशियल लेवल पे भी बजट बनाता था। लेकिन अब प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी गई, इंडिपेंडेंस दे दी गई कि आप अपना बजट बनाओ। इसका जो लास्ट प्रोविज़न था वो था स्टैट्यूटरी कमीशन से रिलेटेड। इसमें यह बात कही गई थी कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनेगा तो उसके 10 साल बाद एक बॉडी बनाई जाएगी, एक संवैधानिक आयोग बनाया जाएगा, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा, और वो बॉडी देखेगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसका असर क्या है पूरे देश में, उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, और कैसे इंडिया को और इंडिया में और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाया जा सकता है। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बारे में 19 के बारे में। थैंक यू।